लोगों ने। तो आज का टॉपिक जो है कि वर्ल्ड ने नेशनल आयुर्वेद डे जो कल हुआ 23 सितंबर को, वो हमने एक्चुअली कल के लिए किया था। ये प्रोग्राम वेबिनार कल के लिए शेड्यूल किया था, लेकिन किसी कारणवश हमें कल कर नहीं पाए। तो डॉक्टर को हमने, डॉक्टर संदीप कारे जो हमारे साथ है एक्सपर्ट आयुर्वेदा के, उन्होंने रिक्वेस्ट हमारी मान ली और वो आज के लिए रेडी हो गए। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। आयुर्वेदा के बारे में जानेंगे। अष्टांग 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 मेडिकल। तो मैं डॉक्टर संदीप कारे जी के बारे में एक थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ कि आज के जो अपने स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर संदीप काले, ये एमडी इन रोग निदान पैथोलॉजी, उन्होंने डिग्री पाई है, एमडी है। और ये अभी करंटली इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन आर्य पोद्दार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, वर्ली एरिया में। और उनका तजुर्बा इस फील्ड में 16 से 20 साल का तजुर्बा है। तो काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर है। तो डॉक्टर, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना सेशन शुरू कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इनका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। और हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री जी है, उनका जो दृष्टिकोण है कि ये आयुर्वेद जो हमारी परंपरा है, ये सभी लोगों तक पहुँचे, इसके बारे में सभी लोगों तक जानकारी जाए और हम लोग इसका इस्तेमाल करें। तो इसी के प्रयास से आपने मुझे बुलाया, इसलिए सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और हमारे सब्जेक्ट के तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया हुआ है, उसको मैं जरा शुरू करता हूँ। मुझे सिर्फ आप बता देना कि मेरी जो स्लाइड है वो आपको दिख रही है या नहीं। इज जी इट हाँ, विजिबल? आप देख सकते हैं। ओके, ओके। थैंक यू वेरी मच। तो हम थैंक हमारे टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है करीब करीब एक 80 लोग तो अभी जुड़े हुए हैं हमारे इस प्रोग्राम से। हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आयुर्वेद दिवस पे कर रहे हैं। पिछले साल तक आयुर्वेद दिवस जो था, वो धन्वंतरी जयंती, जो हमारा धनतेरस होता है दिवाली में, उस दिन पर हम मनाते थे। लेकिन अभी इसको 23 सितंबर ऐसे एक फिक्स कर दिया है। तो इस साल से ये हर अगले साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा। सो आयुर्वेद दिवस ये हम क्यों मना रहे हैं? तो हम इसको इसलिए मनाते हैं कि उस दिन की एक कुछ खास वैशिष्ट्य होता है, और उसको हम हर साल, मतलब पूरे साल भर हम उसको याद रख पाए, इसलिए हम इसको मनाते हैं। हमें आज इस दिन के अवसर पर अष्टांग आयुर्वेद का परिचय, इस टॉपिक पे बात करनी है। ये सब्जेक्ट हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध, बहुत सारे ऐसी चीजें मेडिकल हेल्थ के रिलेटेड पता है। लेकिन अष्टांग ये जो है, ये क्या है, मतलब कितने अंग आयुर्वेद के हैं, इसका ज्यादा परिचय लोगों को नहीं है। तो मुझे लगता है कि इससे हम शुरुआत करें, कि ताकि लोग जान सके कि आयुर्वेद केवल आयुर्वेद शब्द नहीं है, तो उसके अंदर जो 8 अंग है, और उस 8 अंगों के अंदर और क्या क्या आता है जो हमारे लिए यूजफुल है। अभी मेरे पास अगर कोई पेशेंट बन के आता है, तो हम उसको दवाई देते हैं, लेकिन किस तरीके की दवाई किस चीजों पे देनी चाहिए, और किस वक्त हमें किस डॉक्टर को मिलना चाहिए, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें हम आज हमारे इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे आयुर्वेदा के, हमारे वर्ल्ड के पूरे वैद्यकीय फैकल्टी के जो धन्वंतरी देवता है, उनको प्रणाम करेंगे। और हमारे वाग्भट जी संहिता में एक प्रार्थना है, उसको हम पहले सुनकर पढ़कर आगे हम हमारा व्याख्यान शुरू करेंगे। रागादि रोगान सततानुशक्ता प्रशेषिकाय असुदाय शिक्षान असुख्य मोहाय रतयाय जगान यो पूर्व वैद्याय नमोस्त तस्मै। श्री धन्वंतरे नमः। आज इस व्याख्यान में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको थोड़ा पूछना चाहूंगा कि आपके स्क्रीन पे जो चीज दिख रही है, जो पिक्चर दिख रहा है, तो आपको मुझे बताना है कि किन किन लोगों ने इसको
इसको इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं जो इमेज है, इट इज ऑफ च्यवनप्राश। तो आपको चैट बॉक्स में बताना है कि किन किन लोगों ने इसको सेवन किया है, आपके घर में इस्तेमाल किया है, कब किया था, अभी किसके घर में है, आपको बताना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे भी इस व्याख्यान में थोड़ी प्रेरणा मिलेगी कि कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, और हमारे इस प्रयोजन में कितने लोग शामिल है, ये हमें थोड़ा पता चलेगा। इसलिए अभी हम एक थोड़ा सर्वे लेते हैं। यस यस, राजेश्री मैम करिएगी, यस वी यूज रेगुलरली। राधा मैम करिए, यस यूज ड्यूरिंग चाइल्डहुड। यस आई हैव यूज, पराग सर करे। बैंगलोर से बोल रहे कि हाँ यूज किया है। तो 6 लोगों का तो अभी तक रिप्लाई आया हुआ कि यस, लेकिन करीब करीब 86 लोग हैं यहाँ पे। 10% लोगों ने कहा कि यस, लेकिन बढ़ते मुझे, जाएंगे, यस सर, ये बढ़ते जाएंगे नंबर। बढ़ते जाएंगे, यस यस। और कभी मुझे मुझे ऐसे लगता है कि नाम तो सुना होगा हमने इसका, च्यवनप्राश, क्योंकि इसकी जो एडवर्टाइजमेंट आती थी वो खुद हमारे अमिताभ बच्चन जी करते थे, तो आपको एडवर्टाइजमेंट भी याद आ रही होगी। अभी स्क्रीन पे एक कंपनी का नाम है, लेकिन मैं क्लियरली कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आई एम नॉट स्पॉन्सर, मतलब उनसे कुछ नहीं है, लेकिन ये गूगल से ली हुई इमेज है जो आपको पता चले। तो इसका किसी प्रमोशन से कुछ संबंध नहीं है, मैं ये क्लियर करना चाहूंगा। ओके, मैं रोज यूज करती हूँ, थैंक यू वेरी मच किरण जी। ओके ओके ओके, सो वेरी गुड। तो अभी हमें ये पता चला कि ये जो है च्यवनप्राश, ये सभी को पता है। अभी इसके बारे में मैं आपको आगे जाके इस च्यवनप्राश के अंदर क्या है ये भी बताने वाला हूँ। तो आपकी क्यूरियोसिटी मुझे थोड़ी सी बढ़ानी है कि ये च्यवनप्राश एग्जैक्टली आया कहाँ से है, कैसे है। नेक्स्ट वन, अगली इमेज देखिए, आपको बताना है अभी इसके बारे में। ये जो दवाई है ये किस किस के घर में है, आपको चैट बॉक्स में बताना है। यस, आपने वाई लिखा तो भी चलेगा, शॉर्ट में वन लिखा तो भी चलेगा। ओके, अगर इस किसी को इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है ये पता है तो वेरी गुड, आप लिख सकते हैं। आपकी ये कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, इट्स जस्ट जनरल नॉलेज। मैं जस्ट आप लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने जो लोग हैं इसको इसके बारे में पता रखते हैं। यस, कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज करते हैं, वेरी गुड। बॉडी पेन के लिए यूज कर रहे हैं, माई ग्रैंड फादर यूज टू टेक, यस यस, मैं उसी पे आने वाला था। क्योंकि जिनके घर में ग्रैंड फादर है, एज जिनकी ज्यादा है, और अगर घर पे है तो उनके घर में ये दवाई पाई जाती है। ये वेरी गुड। तो इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। इसमें ये त्रिफला चूर्ण है जिसमें हीड़ा, बेहड़ा और आंवला, ये तीनों दवाइयाँ होती है। वेरी नाइस सर, हमारे जो भी मेंबर जुड़े हैं दे ऑल आर वेरी नॉलेजफुल, रिसोर्सफुल। तो मुझे, मतलब मैं थोड़ा सा और बात करने वाला था, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा डीपली बात करना पड़ेगा और अच्छे से मुझे सबको बताना पड़ेगा। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। अभी मुझे ये बताना है कि ये जो चीजें किस किसने की हुई है, किन किन लोगों ने इतना एंजॉय किया है, अभी करते हैं क्या ये भी बताएं। यस, वेरी एक्टिव है सभी हमारे जो भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं। यस, इन माय चाइल्डहुड एंड प्रेजेंटली टू। अभी तो बारिश का ही सीजन है, तो अभी कोई भिग के आया तो वो भी बता सकता है। यस यस, वेरी गुड। चाइल्डहुड में हमने किया है ना, लेकिन अभी नहीं करते हम लोग, राइट? क्योंकि अभी हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि आप करो, हमने ये सब कर लिया है ना। चलो, वेरी गुड। सो मेरा नेक्स्ट इमेज आप देखिए। नेक्स्ट इमेज इज, आपको ये बताना है कि व्हाट यू डू। अगर आपको फर्स्ट इमेज जो है वो पहले आप उसको कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पहली जो इमेज है उसमें कोल्डनेस है, मतलब बर्फ है बहुत सारी, या हमारे ठंडी में, विंटर सीजन में अगर हमारे यहाँ बहुत ठंडी है तो हम लोग क्या करते हैं। यस, हम क्या करते हैं जब बहुत सारी ठंडी हो, या टेम्परेचर जो है हमारा, हमारे आजू बाजू में वो कम हो जाए, क्योंकि अभी आगे आने वाला है। अभी हमारे रेनी सीजन के बाद में विंटर होता है, तो क्या होता है वहां पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इस वक्त में हम क्या करते हैं, क्या ऑप्शन होता है हमारे पास। यस, यूजिंग रेनकोट, प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, राइट। हम जो हमारे कपड़े होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यस, वुलन क्लोथ पहनते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। और समर में क्या करते हैं, नेक्स्ट इमेज, समर में क्या करते हैं।
यस, अगर किसी को ठंडी बज रही है तो हमें बताना पड़ता है कि उसको कि उलन के कपड़े पहनो, कान पे टोपी लगाओ? नहीं ना, वो खुद से ही करता है। अगर किसी समर सीजन में या मुंबई में हम लोग हैं तो एसी चालू करने के लिए किसी को बोलना पड़ता है क्या? नहीं ना। हमारे ऑफिस में भी हम आने से पहले एसी ऑन होता है, राइट? सो दिस इज द नेचुरल थिंग्स। मुझे ये बताना है आपको कि दिस इज द नेचुरल, मतलब अगर ठंडी है उसको हटाने के लिए हमें गर्मी बढ़ानी है, अगर गर्मी है तो उसको हटाने के लिए ठंडी है, ठंडी कर हमें बढ़ानी है। तो इस तरीके की जो सोच है दैट इज अ नेचुरल, और हमारे बीच में आती है। अभी नेचुरल और दो तीन चीजें होती है, जैसे कि समझो मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाता हूँ, मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी पीता हूँ, राइट? मुझे मोशन आई है, मुझे यूरिन को जाना है तो मैं यूरिन को जाता हूँ। लेकिन गलतियां कहाँ पे होती है हमारी? हमें भूख लगी है, हम खाना नहीं खाते। हमें भूख नहीं है फिर भी हम खाना खाते हैं। किसी से समोसा दिया, किसी ने समझो कचौरी पसंद है, वो आ गई सामने, तो हमें भूख नहीं है फिर भी हम खा लेते हैं। हमें प्यास नहीं है, लेकिन हमें बताया जाता है, हम लोग बहुत सारे वीडियोस सुनते हैं कि हमें 4 से 5 लीटर 6 लीटर पानी पीना चाहिए। हमें प्यास नहीं है फिर भी हम पानी पीते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमें नहीं करनी है। हमें वो चीजें करनी है जो हमारे शरीर में, अगर हमारे बाहर टेम्परेचर बढ़ा है तो ही हमें टेम्परेचर कम में जो है वो चीजें करनी है। प्यास नहीं है, पानी नहीं पीना है तो उतना ही पानी पीना है जितना हमें प्यास है। ये सब चीजें जो है नेचुरल है, नेचुरल अर्ज से। ये भी मैंने इसकी भी एक स्लाइड मैंने बनाई हुई है, हम लोग आगे देखेंगे। वन मोर पिक्चर इज देयर, द नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं। दिस इज द फेस्टिवल। ये फेस्टिवल है, मैंने नाम लिखा है ऊपर। यहाँ पे पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं शायद, तो कई जगह पे इसको अलग नाम से जाना जाता होगा। महाराष्ट्र में इसको कोजागिरी ऐसे बोलते हैं। अभी वो आने वाली है शायद नेक्स्ट 2 वीक्स में है कोजागिरी। तो ये फेस्टिवल कौन कौन मनाते हैं, क्या करते हैं आप लोग इस फेस्टिवल में? यह शरद पूर्णिमा बोलते हैं। मैं और एक बात जानना चाहूंगा, अगर आप अलग स्टेट से कोई है यहाँ पे जुड़े हुए तो प्लीज आपका स्टेट का नाम लिखिए, तो मुझे थोड़ा सा पता चलेगा कि हम लोग अभी किस किस स्टेट से जुड़े हुए हैं। गुजरात, ओके जोशी जी। और यूपी से, वाह वाह वेरी गुड। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, वाह वेरी नाइस। तो ये कोजागिरी जो है दिस इज अ फेस्टिवल। अभी हम इसको शरद ऋतु जब हमारे यहाँ आता है तब मनाते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही अभी हमारा रेनी सीजन खत्म हो जाएगा तो अचानक से हीट बढ़ना शुरू होता है। ओके, तो हीट बढ़ना जैसे जैसे शुरू हो जाएगा तो ये वो हीट का इफेक्ट हमारे बॉडी पे होता है। तो हीट का इफेक्ट कम करने के लिए हम लोग कोजागिरी के दिन चांद के नीचे दिखाया हुआ मतलब शीतल ऊर्जा से जो दूध है वो दूध का सेवन करते हैं। तो चांद की शीतलता और दूध का पित्त शमन का इफेक्ट, वो दोनों अगर हम हमारे शरीर में डालते हैं तो आगे का जो शरद ऋतु है उसमें हमें पित्त की, ये हीट की बीमारी नहीं होती है। सो दिस इज द थॉट बिहाइंड दिस फेस्टिवल। तो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल है हमारे इंडिया में कि जिनका हमें इम्पोर्टेंस पता होता है, और उस इम्पोर्टेंस को हम हमारे रिचुअल्स करके हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद का यही है कि आयुर्वेद ने हमारे धर्म, अर्थ, शास्त्र इन सभी को मिक्स करते हुए हमारे डेली लाइन में हमें ये सीख दी है कि हमें कैसे हमारा हेल्थ जो है वो मेंटेन करना है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं हेल्थ डेफिनेशन के ऊपर। तो आपको मुझे बताना है हु इज हेल्दी। आज आप में से कितने लोग हेल्दी है? एच लिखिए अगर अगर आपको लगता है कि यू आर हेल्दी। और इसके बाद में मैं आपको हेल्थ की डेफिनेशन बताने वाला हूँ कि हेल्दी किसे कहते हैं। यस, सो हमें ये देखने को मिलता है कि हेल्थ की जो डेफिनेशन है दैट इज हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द ऑब्सेंस ऑफ द डिसीज। मतलब कोई भी डिसीज हमारे शरीर में नहीं है और हमारा फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ जो है वो अच्छा होना चाहिए, ऐसे हमारी डेफिनेशन है। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद की जो व्याख्या है ना हेल्थ की, वो उसके कई परे है, बहुत सारी चीजें उन्होंने इंक्लूड किए। उसमें आता है समदोष। समदोष मतलब दोष है, जो दोष 3 है, वात पित्त कफ, मैंने नीचे दिया हुआ है। देन समाग्निच, अग्नि है, आगे जाके मैं बताने वाला हूं। ये अग्नि 13 प्रकार के होते हैं। देन सम धातु, हमारे शरीर में धातु 7 है, ये 7 धातु।
उसके बाद में मल, मल जो है हमारे शरीर में तीन है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स करके काम करते हैं। उसके बाद में इन सभी का समदोषा सभाग्निच समुधातु मल क्रिया। इसके बाद में हम लोग आएंगे साइकोलॉजी लेवल पे, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन। तो हमारा जो माइंड है, हमारे जो इंद्रिय है, ये प्रसन्न होने चाहिए, हैप्पी होने चाहिए। और स्पिरिचुअली हमारी आत्मा, हमारी जो सोल है, इट शुड बी हैप्पी। तो ये सब जब मिलके हमारे एक साथ में ठीक रहेंगे, समावस्था में रहेंगे, उसी को हम लोग स्वास्थ्य बोलेंगे। तो अभी आपको मुझे मुझे बताना है कि आपका स्वास्थ्य ठीक है क्या नहीं है। ठीक है, चलो ये मेडिकल इश्यू है, गवर्नमेंट जॉब में हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे जाएंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि व्हाट इज द हेल्थ, हेल्थ किसे बोलना है। तो इन सभी चीजों को हम लोग आगे देखते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक आयुर्वेद का जो एक थोड़ा मिरेकल है, या फिर आयुर्वेद की जो ग्रोथ थी वो 17वीं सेंचुरी में क्या थी, वो हमें थोड़ी देखनी है। शायद आप में से किसी को ये पता भी होगा, कावत जी करके एक इंडियन बुलक ड्राइवर थे, जो ब्रिटिश काल में 17 में उनके नाक का जो अगला हिस्सा था वो कट हो गया था। कुछ वार चल रहा था उस वक्त में। तो वहां पे एक ब्रिटिश जो राइटर है, उन्होंने अपने एक ये जो कैटलॉग होता है उसमें इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि वहां पे उस कावत जी नाम के बुलेट ड्राइवर पे इंडिया में एक सर्जरी हुई थी। और उस सर्जरी में हमारे फोर हेड का जो एक फ्लैप है, फोर हेड के ऊपर जो स्किन है, उसको निकाल के उसके नाक पे वो बिठाई गई थी अच्छे तरीके से। और दैट वाज अ सक्सेसफुल सर्जरी इन इंडिया। और ये सर्जरी यहाँ पे कॉमन थी, मतलब कॉमन मतलब रोड पे छोटे से दुकान में ऐसी इस तरीके से ये सर्जरी हमारे जो लोग थे वो करते थे। तो दिस इज द रिटर्न प्रूफ ऑफ 17वीं सेंचुरी। तो इस तरीके का काम आयुर्वेद का वहां पे था। तो ये जो सर्जरी है ये आजकल प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आती है। जो प्लास्टिक सर्जन है इस सर्जरी को बहुत सारे अच्छे से करते हैं। तो इसका बाद में क्या हुआ, तो बाद में हमारे जो बहुत सारे ग्रंथ थे वो नष्ट हो गए, उसके कारण हमारा ये जो हिस्ट्री है वो हमारे हाथ से चला गया। उसके बाद में आपने कभी सुना भी होगा, आपके हमारे नाना नानी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर बोलते थे कि घी और हनी इज द बेस्ट मेडिसिन। तो हमारे यहाँ पे घी और हनी इसको मिक्स करके ऊंट्स पे लगाया जाता था। और ज्यादातर जो भी घी है, पुराने घी घी उसको बोलते हैं। अगर हम उसी पुरान काल में जाएंगे, 1600 1500 1300, तो उस समय में ये मॉडर्न सर्जरी वगैरह सब चीजें नहीं थे। तो आप तब उस काल में युद्ध होते थे, तलवार से युद्ध होते थे। तो वहां पे हमारे जो सैनिक थे उनके ऊपर शस्त्र से ऊंट्स होते थे। तो वो ऊंट को कैसे ठीक किया जाता था, तो उस काल में ना ड्राई जो वॉल रहते थे, मतलब बिहिर रहती थी। तो उस काल में जो भी घी ज्यादा घर में बनता था, तो वो घी जो है उस ड्राई वॉल में जाके डाला जाता था। फिर वो 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल तक वो उसमें पड़ा रहता था। तो जब भी कभी ऐसे युद्ध होते थे तो वहां से जाके बहुत सारे वो पुरान घी निकाल के लाते थे और वो ऊन पे लगाया जाता था। तो उस हिसाब से वो ऊन जो ठीक होते थे। तो ये रह गए, ये है हमारी हिस्ट्री। अभी आज हम जिसके लिए जुड़े हुए हैं उसके लिए आपको सबसे पहले एक बात जानना जरूरी है। तो व्हाट इज द प्रकृति। प्रकृति का एक बड़ा कैंपेन भी हुआ था लास्ट ईयर में। तो प्रकृति क्या है, मैं आपको प्रकृति बताऊंगा, लेकिन आपको स्क्रीन पे देखना है कि आपकी प्रकृति क्या है। मैंने जो लेफ्ट कॉर्नर है वहां पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि आपका स्किन है, आपकी हेयर है क्या है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आपका डाइजेशन कैसा है, आपका मेंटल टेस्ट क्या है, स्लीप पैटर्न कैसा है, आपके रिस्पॉन्स कैसे है। तो इन चीजों को देख के आप आपकी प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे 7 ही पॉइंट लिए हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ये 40 के ऊपर है। जो कोई भी वैद्य है ये 40 पॉइंट का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में आपकी प्रकृति क्या है वो बताते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करें, शॉर्ट टाइम में हम लोग ये 7 पॉइंट के ऊपर एक प्रकृति का अनुमान करेंगे आपका। तो प्रकृति कब बनती है हमारे शरीर में। प्रकृति हमारी उस वक्त बनती है जब हम पैदा होते हैं, मतलब पैदा होने के पहले जब पुरुष बीज और स्त्री बीज ये एक साथ आते हैं, और उस पुरुष और स्त्री बीज के अंदर कौन सा दोष है, वात पित्त कफ, वो जो रहेगा तो उसके हिसाब से हमारी वात पित्त और कफ प्रकृति बनती है। और ये वात पित्त प्रकृति जाननी क्यों जरूरी है, क्योंकि वात पित्त और कफ ये अगर हमें पता हो तो हमें ये पता चलता है, अगर वात प्रकृति वाले व्यक्ति में अगर वात के व्याधि होते हैं वो कष्ट साध्य हो जाते हैं।
मतलब वो ट्रीटमेंट करने में थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। कफ प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं, तो उनको कफ से होने वाली बीमारियां जल्दी होती है, ज्यादा होती है। तो उनको कफ प्रकृति, अगर उनको पता चल जाए कि मेरी कफ प्रकृति है, तो उनको कफ दोष बढ़ाने वाले जो डाइट है, जो हमारा रूटीन है, उसको चेंज करना है। जैसे कि एसी है, वो उनको नहीं चलेगा। तो ऐसे कुछ चीजें को हमें अनुमान में लाना है। तो मुझे लगता है जब तक मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा था, तब तक आप में से कुछ लोगों ने प्रकृति निकाली होगी। लेकिन उसमें और एक बात है, एकल प्रकृति ज्यादातर नहीं देखी जाती। मतलब केवल वात प्रकृति, केवल पित्त प्रकृति, केवल कफ प्रकृति, ऐसा नहीं होता है। तो ये डबल होती है, मतलब वात पित्तज, पित्त कफज, कफ पित्तज, कफ वातज, इस तरीके से होती है। ज्यादातर हमें ये दो दोष वाली प्रकृति पाई जाती है। अगर किसी ने आपकी अभी इस डिस्कशन में प्रकृति निकाली होगी, तो आप इस चार्ट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपने आपके प्रकृति का अनुमान क्या लगाया हुआ है। अगर आपको आपकी प्रकृति जाननी है, तो आप गूगल पे जाके, बहुत सारे गवर्नमेंट की वेबसाइट से, वहां पे प्रकृति एनालिसिस फ्री होता है। वहां पे एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन में जाके आपको आपका बॉडी टाइप, जैसे कि समझो आप पतले हैं, दुबले हैं, थीन है, आप मीडियम है, मस्कुलिन बिल्डअप आपका है, आप हेवी है, थोड़े मोटे हैं, वेट ज्यादा है, मसल ग्रोथ ज्यादा है, तो ये सब पॉइंट आपको खुद के देख के लिखना है। तो ये सब काउंटिंग करने के बाद में लास्ट में आपकी प्रकृति जो है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आपने ये करने के बाद भी आपको क्या करना है, वैद्य के पास जाके ही उनको पूछना है कि सर ये ऐसे से आया है, आपको क्या लगता है। तो ये प्रकृति के हिसाब से फिर आपको आपका डाइट, आपकी जो भी चीजें वो आपको रखनी है। देन हम ये अष्टांग आयुर्वेद देखने वाले हैं। हम लोग आयुर्वेद के बारे में पता करने वाले हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, आयुष मिनिस्ट्री सेपरेट है। ये इतना आयुर्वेद को क्यों बढ़ाना चाहती है, आयुर्वेद को क्यों आगे लाना चाहती है? क्योंकि उसके प्रयोजन में ही उसका रहस्य है। हम लोग क्या करते हैं, हमें डायबिटीज हो गया, हम जाते हैं, डायबिटीज मेरा अभी, शुगर चेक करते हैं, शुगर मेरी 300 आ गई। फिर हम क्या करते हैं, एक दवाई लेते हैं, वो दवाई खाते हैं, हमारी जो शुगर है वो 300 की 150 के नीचे आ जाती है, तो हम बोलते हैं हमारा डायबिटीज कंट्रोल में है। ठीक है। हम बीपी बढ़ता है, हमारा बीपी बढ़ने की दवाई खाते हैं, फिर हमारा बीपी बीपी मशीन पे आता है 120/80, हम बोलते हैं हमारा बीपी नॉर्मल हो गया है। वैसे ही थायराइड का है, थायराइड के हार्मोन बढ़ते हैं, हम थायराइड की दवाई खाते रहते हैं। ये दवाई आप देखोगे कभी भी बंद नहीं होती। आपको ये दवाइयाँ उम्र भर, लास्ट स्टेज तक खानी पड़ती है। तो हम आजकल जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं, मॉडर्न के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिकली सिर्फ हमारी मेडिसिन पे हम जी रहे हैं। मेडिसिन खाएंगे तब तक ये हमारे सब पैरामीटर से कंट्रोल में आएंगे। लेकिन यहाँ पे आयुर्वेद क्या कह रहा है, हमें आयुर्वेद क्या बता रहा है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमम च। आयुर्वेद का सबसे पहला नियम है, यह है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य का रक्षण करना, मतलब उसको इस तरीके से इम्यून सिस्टम उसकी कंट्रोल में रखना कि वो बीमार ना पड़े। सबसे पहला ये आयुर्वेद का एम है। उसके बाद में अगर कोई आदमी गलती से उसके जॉब प्रोफाइल की वजह से या सीजनल चेंजेस की वजह से बीमार पड़ता है, तो हम उसकी बीमारी भी ठीक करेंगे, आतुर से विकार प्रशमन। तो ये बड़ा चेंज है आयुर्वेद और बाकी के मेडिकल सिस्टम के एम में। तो इसलिए हमें आयुर्वेद का अगर हम यूज करेंगे, तो हम स्टार्टिंग से ही, अगर डायबिटीज ना हो, थायराइड ना हमारा बढ़े, हमारा बीपी ना बढ़े, तो हम लोग इसको स्वास्थ्य में इसका हम रक्षण कर सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं। और जैसे ही आपको शुरुआत हो गई है, तो हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आयुर्वेद का पालन करना है। तो क्या चीजें हैं, तो वो हमें आगे देखनी है। तो उसके लिए यू कैन सी द ट्री, एक पेड़ है, उसको पेड़ के बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं। तो उस तरीके से हमारा जो सब्जेक्ट है आज का, दैट इज अष्टांग आयुर्वेद। अष्टांग आयुर्वेद, आयुर्वेद में अष्ट अंग, अष्ट मतलब 8, 8 अंग मतलब ब्रांचेस। आयुर्वेद के 8 अलग अलग अंग हैं, जिसके ऊपर हमारे संहिताकारों ने बहुत सारा स्टडी करके दवाइयों का, व्याधियों का उल्लेख किया है। तो हर एक ब्रांच में हमें ये देखना है कि आयुर्वेद की जो खासियत है वो क्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा आजकल जो ईएनटी है, ऑप्थेल्म है, और बाल रोग है, तो ये जो ब्रांचेस है, ये आयुर्वेद ने पहले ही बता बता के रखी है कि आयुर्वेद में ऊर्ध्वांग मतलब हमारे मन्या के ऊपर, नेक के ऊपर जितने भी अवयव है, उन सब का ईएनटी के अंदर समावेश होना चाहिए और उसका अलग से विचार होना चाहिए। ये आयुर्वेद ने कब से बता के रखा है।
उसके बाद में शल्य है, सर्जरी है, उसके बाद में बाल रोग है, बच्चों की बीमारी, बच्चों में होने वाली चीजें, ये सब आयुर्वेद ने पहले से ही सोच के रखा था, ये सब चीजें आयुर्वेद ने बता करके। तो अब मुझे आपको पूछना है, आपको लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है क्या? अभी 130 लोग यहाँ पे हैं, जिनको जिनको इंटरेस्ट आ रहा है वो वाई टाइप करे चैट बॉक्स में। मैं आपके साथ कुछ सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूँ। अगर यहाँ पे 100 वाई आएंगे तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट्स बताऊंगा। कितने लोग हैं कि जिनको आयुर्वेद के सीक्रेट्स जानने हैं? यस, 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 वेरी गुड। 30, 40, वेरी नाइस। 60, अभी 40 यस कम है। एक को एक ही वाय दबाना है, हाँ? ये अगर एक अगर 40 दबाएगा तो वो एक ही काउंट होगा। यस, किसी ने गलती से यू दबा दिया है, कोई बात नहीं, हम उसको वाई कंसिडर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो आयुर्वेद के जो भी सीक्रेट्स है वो आप जानने के लिए तैयार है, और मैं भी बताने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि हमारा प्रयोजन वही है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। आप लोग आपका स्वास्थ्य टिकाए रखे बस। हमें पेशेंट ट्रीट करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट पेशेंट को पेशेंट ना बने, मतलब स्वस्थ रहे, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। वेरी गुड। अभी 99 रिप्लाई आ गए हैं, अभी एक ही वाई बाकी है। ओके, कंप्लीटेड। 100 आ गए सर, मैं अभी सीक्रेट्स ओपन कर रहा हूँ आयुर्वेद के। सो सबसे बड़ा सीक्रेट जो आप लोगों को आज तक आपने कहीं पे सुना होगा, कहीं पे देखा होगा, लेकिन आपको पता ही ना नहीं था कि ये सीक्रेट है आयुर्वेद का, तो हम लोग आज देखेंगे। सो द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द आयुर्वेद, अष्टांग आयुर्वेद में से सबसे पहली ब्रांच है रसायन। रसायन का मतलब है रिजुविनेशन, एंटी एजिंग, इसको हम कह सकते हैं। जब हम पैदा होते हैं, तब जब हम किसी के पैर छूते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, तो सबसे पहले जो आशीर्वाद दिया जाता है वो क्या होता है? क्या आशीर्वाद दिया जाता है? हम लोग क्या चाहते हैं? यस, चैट बॉक्स में आप बताइए। हमारी सबसे पहले विश क्या होती है? बस आयुष्मान हमें, भव। आयुष्मान हाँ, भव। चला जिंदगी भर। यस, दीर्घायु, जुग जुग जियो, वेरी गुड, अरे वाह। जुग जुग जियो राजस्थान से है क्या? दीर्घायु रहे गुजरात। खुश रहो, आयुष्मान रहो, वेरी नाइस। ओके, हम लोग ऐसे आशीर्वाद देते हैं ना। ओके, सो ये आशीर्वाद तो आपने दे दिया, आपने तो सिर्फ मुंह से कह दिया, लेकिन ये होना भी चाहिए ना एक्चुअली में। तो उसके लिए आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद का जो रसायन अंग है, आपने देखा होगा कि बीमार हो गए तो डॉक्टर बताते हैं मेरे दवाखाने में आ जाइए, मेरा कंसल्टेशन दीजिए और दवाई लेके जाइए। फिर हम लोग घर जाते हैं, दवाई याद रही तो लेते हैं, नहीं रही तो वैसे ही पैक रहती है। ठीक है, कभी कभी हम ऑटोमेटिकली भी ठीक हो जाते हैं। तो हमें देखना है रिजुविनेशन, व्हाट इज द रिजुविनेशन। अभी रसायन जो शब्द है ना, उसका मैं थोड़ा अर्थ जो है वो बताता हूँ। रस आयन, रस यानी क्या? हम सभी लोग खाना खाते हैं। अभी उसके पहले मैं ना आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा सभी लोगों को, कि मैंने अगर आपको पूछा कि हु आर यू, आप क्या बताओगे? मैंने आपको पूछा आप क्या हो, आपका आंसर क्या होगा? आप आपका नाम बताओगे, माय नेम इज एक्स वाई जेड, राइट? आपका पोस्ट बताओगे, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मैं जनरल मैनेजर हूँ, मैं जोनल मैनेजर हूँ, मैं आई एम वर्किंग इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। आप बताओगे मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, बराबर है, आप सब यही बताओगे। लेकिन हु आर यू, आप कौन हो? इसका आंसर क्या है पता है? आप वो हो जो आपने कल खाना खाया था। आप वो हो जो आपने परसों खाना खाया था। आप वो हो जो 10 साल पहले आपने खाना खाया था। तो अगर आपने कल वड़ा पाव खाया है तो आप आज वड़ा पाव हो, आपने समोसा खाया है तो आप समोसा हो, आपने मिठाई खाई है तो आप मिठाई हो। मेरा अर्थ समझ में आ रहा है आपको? जो हम डाइट लेते हैं, उस डाइट से हमारी बॉडी बनती है, हमारा शरीर बनता है। तो आज हम वो है जो हमने कल खाना खाया था, क्योंकि हमने जो खाना खाया है उससे ही हमारा शरीर बनता है। ओके, सो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम जो खाना खाते हैं, उस खाने से हमारे शरीर में सबसे पहला धातु बनता है रस धातु। तो उस रस धातु का आयन, मतलब उसका फॉर्मेशन अच्छा हमारे बॉडी में होना, ये जरूरी है।
अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, अगर हमको घर हमको बांधना है खुद का, या फिर हमें कोई ऐसी चीज बनानी है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट में जाके सभी अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे, अच्छे अच्छे जो भी प्रोडक्ट्स है, ब्रांडेड क्वालिटी वाले हम लोग लाएंगे, राइट। फिर उस प्रोडक्ट से हम लोग क्या करेंगे, हमारा घर तैयार करेंगे। कुछ चीज हमें घर में बनवानी है तो हम वो बनवाएंगे, फर्नीचर हमें बनवाना है तो हम क्या करेंगे, अच्छा अच्छा मटेरियल लाएंगे, अच्छा आदमी अपॉइंट करेंगे, उससे हम लोग। उसी तरीके से ये बॉडी आपका घर है, आपका शरीर है, और उसको आपको अगर बनाना है तो आपको अच्छा डाइट चाहिए, क्वालिटी वाला डाइट चाहिए। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदा। आपको जो डाइट लेना है ना, दैट शुड बी अ यूजफुल, दैट शुड बी अ क्वालिटी वाइज। तो वो क्वालिटी वाला डाइट ही आपका रस धातु अच्छा बनाएगा। फिर वो रस धातु ही आपके शरीर में आपकी आंखें अच्छे बनाएगा, आपका ब्रेन अच्छे बनाएगा, आपके नेल्स, आपके हेयर्स अच्छे बनाएगा, आपकी वाणी अच्छी बनाएगा। ठीक है, ये सब चीजें आपकी बनेगी। तो रसायन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो क्या है, रसायन अंग आयुर्वेद ने क्यों बनाया बताया है, दीर्घम आयु। आप जो आशीर्वाद दे रहे थे ना, दीर्घम आयु, तो ये खाली आशीर्वाद देने से, खाली बोलने से नहीं होगा। तो आपको आपके घर में अच्छी चीजें खाने को देनी चाहिए, तो दीर्घम आयु आपको मिलेगी, स्मृति मिलेगी, मेधा मिलेगा, मेधा यानी मेमोरी, आरोग्य मिलेगा। तरुणम वयाहा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तरुणम वया मतलब आप बच्चों से तरुण तो हो जाएंगे, लेकिन आप बूढ़े नहीं होंगे, आपकी एज रुक जाएंगी। इट इज नोन एज अ वय स्थापन, आपका वय जो है वो रुक जाएगा। तो दिस इज इंक्लूडेड ऑल इन द रसायन। रसायन में इतना ही नहीं होगा, आपकी प्रभा बढ़ेगी, आपका वर्ण बढ़ेगा, आपका स्वर अच्छा होगा, आपका देह इंद्रिय बल बढ़ेगा। व्हाट इज देह, बॉडी, व्हाट इज इंद्रिय, इंद्रिय आर 11। मन एक इंद्रिय है आपकी, आंखें, कान, नाक, स्किन, ये सब इंद्रिय है। तो ये सबका बल अच्छा बढ़ेगा। और जब हम बूढ़े होते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमें चश्मा लगता है, हमारे आंखें कमजोर होती है, हमारे बाल जो है वो व्हाइट हो जाते हैं, हमारे स्किन पे झुर्रियां आने लगती है। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ एजिंग। तो इस एजिंग को अगर रुकना है तो रसायन सेवन करना है, रसायन। तो कितने लोगों को पता था ये सब चीजें मैं जो बता रहा हूँ, अगर पता है तो वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं मुझे पता है। और आगे चल के हम लोग जानने वाले वाक सिद्धि बताया। वाक सिद्धि मतलब मैं जो बोलूंगा वही होगा, जो रसायन सेवन करेगा, ये बताया। उसके बाद में कांति, जो ग्लो चाहिए ना हमें विदाउट मेकअप, जिसको मेकअप नहीं करना है, कांति अच्छी होनी चाहिए, तो आपको ये सब रसायन से मिलेगा। तो दिस इज द रसायन ट्रीटमेंट। लेकिन आजकल क्या हुआ है, हम लोग है ना, कि बीमारी ही लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। तो बीमारी, आप डायबिटीज लेके जाओगे, डॉक्टर डायबिटीज ठीक करते रहेंगे। आप बीपी लेके जाओगे, डॉक्टर बीपी ठीक करते जाएंगे। आप बुखार लेके जाओगे, बुखार करेंगे। रसायन कब करेंगे? तो रसायन के लिए भी जाना चाहिए डॉक्टर के पास, आयुर्वेद डॉक्टर के पास रसायन ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। लेकिन रसायन के लिए कौन जा सकता है, जिसको ऑलरेडी बीमारी है वो नहीं जा सकता, उसको पहले बीमारी ठीक करनी पड़ती है। अगर आपके शरीर में, मुझे बताओ, हमें अगर कलर लगाना है घर पे, तो कलर वाला आदमी आके डायरेक्टली दूसरे ऊपर कलर लगाता है क्या? नहीं, वो क्या करता है, पहला जो कलर लगाया हुआ है उसको पहले क्लियर करता है, देन वो दूसरा कलर लगाता है। उसी तरीके से हमारे शरीर में जो दोष है उसको पहले निकालने हैं, उसके बाद में रसायन चिकित्सा करनी है। तो मुझे लगता है रसायन जो है ये एक आयुर्वेद का सीक्रेट है, जो मैंने आपको अभी रिवील किया है। उसके बाद में ये रसायन, आप डॉक्टर 10 मिनट से बात कर रहे हो रसायन रसायन, लेकिन है क्या, हमें क्या खाना है इसमें, ऐसी कौन सी दवाई हमें बताओ। तो दिस इज योर आंसर। दिस इज नोन एज टर्मिनल या चेबुला, हिरडा, हरितकी। जो मैंने कायम चूर्ण बताया था ना, उसमें 3 औषधि है, हिरडा, आंवला, बेहड़ा। तो उसमें से सबसे पहली है हिरडा, हरितकी। तो ये हरितकी जो है ये वयस्थापनी है। वयस्थापनी मतलब आपका एज बढ़ने नहीं देती, आपको बुढ़ापा नहीं आने देगी, आपके बाल सफेद नहीं होने देगी, आपके शरीर पे झुर्रियां नहीं आने देंगी, ये सब चीजें होगी। सर्व रोग प्रशमनी, बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, मतलब आपकी बुद्धि और आपके इंद्रियों का बल वो टिकाए रखेगी। ये सब चीजें आपको हरितकी से लेना है। अभी डॉक्टर हमें ये तो समझ गया, हमें हिरडा खाना है, आपने फोटो में भी दिखा दिया हिरडा कैसे दिखती है। हम जाएंगे हिरडा लेके आएंगे। लेकिन लेकिन दिस इज द साइंटिफिक स्टडी। इसको आपने गए, वो हिरडा लाया, खा लिया और मैं जवान हो गया, ऐसे नहीं होने वाला है। हमें कुछ उसके लिए कुछ नियम होते हैं, वो भी फॉलो करने चाहिए। नीचे आप देख सकते हो, इट इज नोन एज ऋतु हरितकी रसायन। ऋतु मतलब हमारे यहाँ 3 ऋतु है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से 6 ऋतु है।
शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद एंड हेमंत। तो हर एक ऋतु में हमारा जो एटमॉस्फेयर जो है अलग अलग होता है। तो उस एटमॉस्फेयर में ये अगर हीरा हमें खाना है तो कैसे खानी है? अभी जो हमारा ऋतु जो शुरू है दैट इज वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में हमें हीरा अगर खाना है तो हीरा का फल मिलता है, उसका चूरन बनता है, और उस चूरन में हमें सेंधा नमक मिला के खाना है। उसके बाद में अभी शरद ऋतु आएगा, तो शरद ऋतु में हमें हिरडा में शर्करा मिला के खानी है। शर्करा यानी शुगर, हरित की चूर्ण एंड शर्करा, ये हमें मिला के खानी है। हेमंत ऋतु में हरित की एंड शुंठ वो मिला के खाना है। मतलब हर 2 महीने में जैसे ऋतु चेंज होगा उस ऋतु के हिसाब से इस हिरडा के साथ में हमें अलग अलग चीजें मिला के खानी है। जैसे पिप्पली है, मधु है, गुड़ है। सो दिस इज द आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में इतने सूक्ष्म तरीके से बताया हुआ है, इतने अलग तरीके से बताया है, इतने अभ्यास पूर्ण बताया है। तो इसको हमें एज इट इज फॉलो करना है। और आपको अगर ये समझ में नहीं आए तो आपको वैद्यों की मदद लेनी है, आपको उनको पूछना है कि मैं इसको किस तरीके से सेवन करूं। ओके, सो द नेक्स्ट सीक्रेट ऑफ द आयुर्वेदा इज, आप लोगों ने सभी ने देखा है, अभी जो मैंने सबसे पहले आपको पूछा था च्यवनप्राश, राइट? तो वो च्यवनप्राश कैसे बनती है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पूरा श्लोक है ना, बिल्व अग्निमंत शोनाक काश्यप पाटला बिल्व पर्णे चतस्य पिप्पल अश्वदंत्र भृति द्वयम शृंगी आमलकी द्राक्षा जीवंती पुष्करा गुरु अभया चामृता उद्दी जीवक ऋषभ छठी। ऐसे कुल मिला के यहाँ तक, मतलब 68 श्लोक तक, वहां पे कुल मिला के 40 से भी ज्यादा वनस्पति के अर्क हमारे च्यवनप्राश में होते हैं। और उस च्यवनप्राश में जो मेन कंटेंट है दैट इज आंवला, आमलकी। और ये आमलकी का अगर आप सेवन करोगे तो ये आपको बूढ़ा नहीं होने देती है, आपका एजिंग स्टॉप कर देती है। एक्चुअली ये जो च्यवनप्राश है ये च्यवन ऋषि के नाम से है। जो च्यवन ऋषि थे वो जब अपने गांव के बाजू में रहने लगे तो वो लोग हमारे गांव में जो खाना बन रहा है भिक्षा के स्वरूप में वो खाने लगे। तो वो खाना खाते वक्त उनमें बुढ़ापे के लक्षण मिलने लगे। फिर उन्हें पता चला कि अरे ये तो गलत है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने आंवला लाया, ये सब दवाई लाई, ये च्यवनप्राश नाम की दवाई बनाई, ये दवाई खाई, और फिर वो फिर से यंग हो गए। ऐसी ये स्टोरी है। तो इन च्यवन ऋषि के नाम से ये दवाई बनती है। तो च्यवनप्राश जो है सबसे ज्यादा बिकने वाली आयुर्वेद की दवाइयां हैं। नेक्स्ट वन इज मंडुक वर्ण्यास्वरस। यहाँ पे 4 वनस्पति बताए गए हैं, आप इसका फोटो निकाल सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो मंडुक पर्णी नाम की जो वनस्पति है उसका स्वरस, स्वरस मतलब क्या? तो मंडुक पर्णी वनस्पति लानी है, उसको गर्म पानी से धोना है और उसको पीसना है। पीसने के बाद उसको एक कपड़े से छानना है, छानने के बाद जो रस निकलेगा दैट इज स्वरस। तो मंडक पर्णी का स्वरस आप लेंगे दूध के साथ। यष्टि मधु नाम की एक वनस्पति है, उसका चूर्ण लेंगे। गुड़ुची सबको पता है, गुड़ुची का अगर आप मूल लेंगे, मूली गुड़ुची के मूल, और शंख पुष्पिक कल्क, इनको अगर आप सेवन करेंगे तो आपकी मेमोरी बढ़ाता है। अभी आपको मुझे बताना है कि किन किन लोगों ने शंख पुष्पिक कल्क खाया हुआ है बचपन में। मेरे तो बचपन में जब मैं आयुर्वेद पढ़ा भी नहीं था तो मैंने ये सुना था कि शंख पुष्पिक कल्क नाम की दवाई मार्केट में मिलती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी आती थी। ठीक है, हम हमारे पिताजी के पीछे लगे थे कि हमें ये चाहिए, मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं। या फिर अभी भी आप किसी बच्चे को आपको देते होंगे या आप किसी ने खाई होगी, तो आपको मुझे बताना है चैट बॉक्स में कि शंख पुष्पी किस किस ने कल कर लिया हुआ है। और ये जो 4 वनस्पति है दीज आर यूजफुल फॉर द मेमोरी, आपकी मेमोरी वो बढ़ाएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज, आगे वाला सीक्रेट सुनना है, आगे चलना है अब हमें। ओके, द नेक्स्ट सीक्रेट इज शिलाजीत। शिलाजीत ये सबको पता होगा। तो जो शिलाजीत है ये हिमालय के पहाड़ में मिलता है। इसको अगर हम अच्छे से सेवन करेंगे तो हमें दीर्घ आयु प्राप्त होगी। और देह दार्ढ्यकरम मतलब हमारा शरीर जो है ना ये स्ट्रांग होगा, हमारे मसल जो है उसकी बिल्डअप अच्छी होगी। ऑल्सो शिलाजीत इज यूज एज अ मेधा स्मृतिकर, ये हमारी बुद्धि और स्मृति दोनों बढ़ाएगा। लेकिन शिलाजीत में ना भेसड़ होती है, भेसड़ यानी वो थोड़ा सा मिक्स होके आता है। तो शुद्ध शिलाजीत पहचान के ही उसको लेना चाहिए। देन
आपको मैंने कंसाइजली यहाँ पे दिया है। बहुत सारे ड्रग्स है रसायन चिकित्सा में आते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक इंसान की प्रकृति, उसकी बीमारियां, उसका एज, उसके हिसाब से हम उसको अलग अलग तरीके से रसायन दे सकते हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ है आम्ल की, जो हमारा एंटी एजिंग काम करती है। देन हरित की, हरित की हर ऋतु के हिसाब से खाने वाला आदमी बीमार ही नहीं होगा, ऐसे बताया गया है। देन अम्ल की हिरडा और बेड़ा मिला के होता है त्रिफला। देन भल्ला तक, भल्ला तक ये नाम के लिए सुन लीजिए आप, इसको यूज मत करें, उसके थोड़े से इफेक्ट, साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। देन शिलाजतु, देन पिप्पली, these all are the plants used as a rasayan. Then the most useful and home based रसायन इज क्षीर घृत, घर में आने वाला दूध और घी, ये दोनों को सुबह सुबह हमें लेना चाहिए। जो इसको लेगा उसको बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, वो हर वक्त यंग दिखेगा और उसकी कांति भी अच्छी रहेगी। तो जिन जिन लोगों ने जैसे ही उम्र उनकी 18 साल से हो गई है, उन्होंने घृत घृत और दूध बंद कर दिया है, उन्होंने फिर से शुरू करना है। लेकिन उसका एक नियम है, जो भी मिल्क है ना, उसको 1.5 घंटे तक, मिल्क के बाद में कुछ खाना नहीं है। ओके। और दूध को किसी पदार्थ के साथ मिला के खाना नहीं, जैसे हम दूध बिस्किट खाते हैं, दूध चपाती खाते हैं, दूध बनाना खाते हैं, ये खाना नहीं है। ठीक है। अगर किसी को खाना है तो उसको 50 सूर्य नमस्कार निकालने हैं। अगर यू आर एबल टू डू सूर्य नमस्कार, आपका एक्सरसाइज ज्यादा है, आपका वर्कआउट ज्यादा है, देन यू कैन डाइजेस्ट दैट बनाना एंड मिल्क, रोटी एंड मिल्क। ओके, तभी आपको खाना है, अदरवाइज आपको नहीं खाना है। ये आपको स्किन डिसीज में लैंड करेगा, आपको अलग अलग स्किन डिसीज होंगे। देन द नेक्स्ट नेक्स्ट रसायन इज आचार रसायन। तो व्हाट इज आचार? आचार इज द बिहेवियर। हमने ये देखा, प्लांट्स देखे, हमने फूड देखा, अभी हमें बिहेवियर देखना है। तो ये बिहेवियर जो है ना, हमारे सोशल एक्टिविटी में, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे, हमारे रिलेशंस में, हमारे आजू बाजू में बहुत जरूरी है। और ये अगर हम आचार रसायन अगर हम लोग अच्छे से फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं सब पढ़ूंगा नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हैं। उसमें बताया है कि गॉड की प्रेयर करे, बड़ों का सम्मान करे, अपने गुरु का सम्मान करे, झूठ न बोले, हिंसा हिंसा न करे, बहुत सारी चीजें, दान धर्म करे। ये सब अगर हमारे बिहेवियर में हो, तो ये भी हमारे को जो मैंने पहले दिए हुए जो इफेक्ट बताए रसायन के, वो सब हमें मिलते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट इज वाजीकरण। द नेक्स्ट अंग ब्रांच इज वाजीकरण। सो एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द हॉर्स, तो वाजीकरण, दिस ब्रांच इज यूजफुल फॉर द रिप्रोडक्शन। क्योंकि हमारा जो ये जग चल रहा है वो पूरा रिप्रोडक्शन पे ही चल रहा है। क्योंकि हम आते हैं, हम हमारे मम्मी पिताजी की वजह से आए, हमारे बाद हमारी संतान आएंगी, उनके बाद उनकी अगली पीढ़ी आएंगी। तो ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये रिप्रोडक्शन अच्छे तरीके से होना चाहिए, हमारा शुक्र धातु अच्छे तरीके से होना चाहिए। और हमारा रिप्रोडक्शन जिसकी वजह से होता है, जिस मैथुन के कारण होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस चीज में ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, उसमें ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो उनके कारण उनका शुक्र क्षय होता है। तो उनका शुक्र क्षय होने के कारण उनको बुढ़ापे में बहुत सारी तकलीफें होती है, वीकनेस होता है, तो वो नहीं आना चाहिए। इसलिए अलग से ब्रांच बताई गई है वाजीकरण। तो आप लोग सोचिए, काय चिकित्सा एक ब्रांच आने वाली है जो बीमारी ठीक करता है, तो उसी के हिसाब से वाजीकरण बताया है। तो वाजीकरण केवल आप लोगों के लिए नहीं बताया है, ये आगे के आने वाली पीढ़ी के लिए बताया है। इतना आगे तक आयुर्वेद ने सोच के रखा है। तो वाजीकरण से हमें क्या फल मिलता है? धर्म, अर्थ, प्रीति और यश। तो ये 4 चीजें हमें वाजीकरण से मिलने वाली है। और एक खास बात मैं आपको बताने वाला हूँ, हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि हर जो पुरुष होता है, उस पुरुष के किसी भी अच्छे काम में, या उसके फेमस होने में, उसके एक्टिवली कुछ कर्म में, उसके यश में, उसके सक्सेस में एक लेडी होती है, ये हमने सुना है। लेकिन उसको आयुर्वेद भी समर्थन करता है, जो कि वाजीकरण में दिया हुआ है। क्योंकि ये वाजीकरण में बहुत सारी दवाइयां तो है, लेकिन वाजीकरण में सबसे श्रेष्ठ वाजीकरण बताई गई स्त्री बताई गई है। जो स्त्री अच्छे स्वभाव वाली है, हसतमुख है, अच्छे दिखती है, अच्छा व्यवहार करती है, वो स्त्री अगर उस घर में हो, उस पुरुष के साथ में हो, तो उस पुरुष को यश की प्राप्ति होने ही वाली है। आप श्लोक में देख सकते हो। तो वाजीकरण को हम आगे और देखेंगे। यहाँ पे वाजीकरण में हमें क्या देखना है? तो वाजीकरण में विदारी नाम की वनस्पति है, आत्मगुप्ता है, अश्वगंधा है, शतावरी, सुंठ, गोक्षुर।
अगर इनका कॉम्बिनेशन हम बना के रोज रात को मिल्क के साथ में लेंगे तो ये हमारा स्पर्म काउंट बढ़ाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे डिसीजेस है, इसमें ये काम में आता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, सबको इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ये दवाइयाँ 1 महीने तक रोज धीरे 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 अल्प मात्रा में सेवन करोगे तो आपको 1 महीने के बाद में इसके रिजल्ट दिखने को मिलेंगे। अभी स्पर्म काउंट कम होना, ये सब चीजें इनफर्टिलिटी में आते हैं। तो इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट होते हैं उनमें हम बहुत सारी दवाइयाँ ऐड करते हैं, तो इसमें हमें रिजल्ट मिलते हैं। ओके। अभी मेरा खुद का एक अनुभव ऐसा है, रसायन और वाजीकरण इनमें जो दवाइयाँ आई हुई है, इन दवाइयों का प्रयोग मैंने मेरे पास आने वाले एड्स के जो पेशेंट है, ऑटो इम्यून डिसीजेस, HIV वायरस से संक्रमित जो है, उन लोगों में मैंने किया हुआ है। तो उनमें मैंने आम्ल की रसायन, शतावरी, अश्वगंधा, पिंपली, गोक्षुर, विदावरी, विदारी और प्रवाल पृष्ठि, और इनको सुवर्ण भस्म के साथ में मिक्स करने के बाद, देने के बाद, मुझे ये देखने को मिला है कि इन लोगों में जो इम्यूनिटी के कारण वीकनेस आ जाता है या फिर उनको दूसरी बीमारियां होती है, तो उसका प्रमाण कम हो जाता है। ये दवाइयाँ गाय के दूध के साथ में लेने के साथ में उनके शरीर का बल बढ़ता है, शुक्र बढ़ता है, और उनका धातुओं का, साथी धातुओं का बल बढ़ने के कारण उनकी इम्यूनिटी जो है वो बड़ी बड़ी हुई रहती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। द नेक्स्ट ब्रांच इज काय चिकित्सा। दैट इज काय, काया मतलब शरीर होता है, मतलब पूरे शरीर की जो भी बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए काय चिकित्सा ब्रांच बताई गई है। एंड द इंपॉर्टेंट वर्ड इज काय। काय इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ अग्नि। हमारे शरीर में पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो स्टमक है उस स्टमक के जगह पे अग्नि रहता है, ऐसे हम बताते हैं। लेकिन अग्नि कैसे रहता है? अग्नि रहता है द्रव रूप में रहता है। जैसे हमारा पेट्रोल है, हमारा रॉकेल है, जो द्रव स्टेट में रहता है, लेकिन जैसे ही वो हवा में आ जाए, ओपन हो जाए, तो उसका वेपोराइजेशन हो जाता है। उसी तरीके से हमारे शरीर में बाइल होता है, दैट इज इन लिक्विड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट में होता है। और जिस वक्त उसका द्रव गुण खत्म हो जाता है, दैट टाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू द अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, एंड दैट डाइजेस्टिव फायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। ओके। तो डाइजेशन की वजह से होने वाले सभी बीमारियां, उसके लिए काय चिकित्सा। और काय चिकित्सा में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है शमन चिकित्सा का, मतलब दवाइयों का प्रयोग करके शमन चिकित्सा की जाती है। उसमें दोषों का महत्व देखा जाता है, वात पित्त कभी इनको बैलेंस किया जाता है, और सभी धातुओं को हम लोग समान करते हैं। अभी हमें नेक्स्ट ब्रांच देखनी है, दैट इज बाल रोग, मतलब पेडियाट्रिक। तो बाल रोग मतलब क्या? जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चा जन्म लेने के बाद में उसके 3 अवस्था बताए। सबसे पहली अवस्था शिराद अवस्था, दूसरी शीर और अन्न अवस्था, और उसके बाद में अन्न अवस्था। मतलब जो भी बच्चा जन्म के बाद में डायरेक्टली खाना नहीं खा सकता, तो सबसे पहले वो अपनी माता के दूध के ऊपर डिपेंड होता है। तो माता का दूध जो है वो अच्छा होना चाहिए। वो माता क्या करती है, वीकनेस के कारण उनमें ट्रेंड होता है कि लड्डू बनाएंगे, लड्डू खाएंगे, या फिर उनका रात को जागरण होता है, उसके सो नहीं पाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वात की पित्त कफ जो बड़ा है ना, वो बच्चों में आ जाता है, और बच्चों में फिर वो बीमारियां होती है। समझो, वो मम्मी आइसक्रीम खा ले, काजू बादाम ज्यादा खा ले, तो उनमें कफ बढ़ेगा। अगर वो दूध वो बच्चा पिएगा तो उस बच्चों को कफ की बीमारी हो जाती है। मतलब 6 साल के बच्चे में सर्दी, खांसी, ये होने का कारण मम्मी का दूध होता है। तो आयुर्वेद में ये बताया गया है कि ऐसे मम्मियों को कुछ दवाई अगर हम देंगे तो वो मम्मी के दूध का दोष कम कर देगी, और वो दोष कम करने के कारण बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो 6 महीने तक बच्चों को डायरेक्टली दवाई नहीं दी जाती, तो दवाई दी जाती है मम्मी को। ओके। तो ये आ गया दोषों के ऊपर, क्योंकि अगर स्तन्य अगर अच्छा रहेगा, ब्रेस्ट मिल्क अच्छा रहेगा, तो बच्चे भी हेल्दी रहेंगे। उसके बाद में इसमें आता है बाल गुटी नाम के एक चैप्टर है, जिसमें बहुत सारी गुटियां हैं, मतलब वनस्पति है ड्राई फॉर्म में, उनको घिस कर, साहन पे घिस कर बच्चों को दी जाती है। अगर आप बाल गुटी देखेंगे, आपको मार्केट में मिल जाती है, उसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया होता है। खांसी आए तो कौन सी दवाई देनी है, बच्चों को डिसेंट्री हो जाए तो कौन सी दवाई देनी है, उसका रंग अगर हमें अच्छा चाहिए, वर्ण अच्छा चाहिए, तो कौन सी दवाई देनी चाहिए, ये सब उसमें दिया है। मैंने इमेज भी डाली है, उस इमेज में आप लोग देख सकते हो। जिसमें उसके बाद में सुवर्ण प्राशन एक है, जिसमें बच्चा जैसे जन्मता है उसके बाद में तुरंत उसको सुवर्ण दिया जाता है। सुवर्ण सोने का धातु जो है, उसको उगाड़ के उसको बच्चों को खिलाया जाता है, तो उससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। उसके बाद में आरिवंदासो नाम का एक दवाई है, जो बच्चे के
जो बच्चे की वाढ़ अच्छी नहीं होती है, मतलब वृद्धि अच्छी नहीं होती है, उसका पोषण अच्छा नहीं होता है, उसको अगर हम अरविंदा से होते, अरविंद यानी कमल होता है, लोटस, उससे बनी हुई दवाई है। देन उसके बाद में एक वन मोर कंसेप्ट है आयुर्वेद में, दैट इज गर्भ संस्कार एंड बीज संस्कार। तो गर्भ संस्कार यानी क्या? तो जब बच्चा पेट में होता है तो वो सबसे ज्यादा कनेक्ट होता है मम्मी से। तो मम्मी के साथ में अगर उसको हम कुछ संस्कार दे, उसको डाइट दिया जाएगा, उसको कुछ म्यूजिक थेरेपी दी जाएगी, उसको कुछ हम लोग मेडिटेशन टेक्निक सिखाते, देन उसके बाद में उसी के साथ में उस मम्मी से कुछ एक्सरसाइज हम करवा ले। क्योंकि मम्मियाँ अगर एक्सरसाइज नहीं करती है, क्योंकि आजकल हमारे ऑफिस आवर्स के कारण हम लोग वो काम नहीं कर पाते जो पहले के जो मम्मियाँ करती थी, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, ये सब। तो इसलिए उनके जो मसल्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। तो उनके उनसे उनके अगर हमने उनके साथ कोई एक्सरसाइज करवा ले, उनको अगर कुछ योगा के आसनास अगर बताए जाए, तो उससे क्या हो जाता है, वो जो स्नायु होते हैं वो सब रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे ही वो रिलीज हो जाए तो वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्प करते हैं। तो उससे हम लोग गर्भ संस्कार जैसी चीजें कर सकते हैं। देन बीज संस्कार, जो मैंने आपको वाजीकरण में भी बताया था, जो बीज आने वाले मम्मी से पापा से वो शुद्ध हो जाए। अगर मम्मी पापा को पहले से ही डायबिटीज है, पहले से ही उनके पास बीपी के जीन्स है, तो उसको हम लोग घटा सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। दीज ऑल आर कम्स अंडर द बीज संस्कार। तो बीज संस्कार कब करने चाहिए? जैसे ही शादी हो जाए। कोई भी लड़का लड़की शादी होने के बाद तुरंत वो बीज संस्कार का प्लानिंग शुरू कर दे, बीज संस्कार की दवाइयां ले। उसके बाद में अभी मैंने समझो आपको एक पेन ड्राइव दिया, और पेन ड्राइव में मेरे बहुत सारा स्टफ पड़ा हुआ है और आपको यूज करना है। आप क्या करते हैं, आप एंटीवायरस यूज करते हैं ना, अपने कंप्यूटर को लगा दे। तो एंटीवायरस क्या करता है, उसको स्कैन करता है, चेक करता है कोई वायरस है क्या नहीं, अगर है तो निकाल देता है। हाँ, तो उसी की तरह जब वो बीज आते हैं, वो मिलते हैं, नया जीव जन्मने वाला है वहां पे, पैदा होने वाला है, तो उसके जो भी जीन्स है, उसका जो भी जीनोम है, वो प्योर होना चाहिए। उसलिए हमें बीज संस्कार करने हैं। इट इट कम्स इन द आयुर्वेदा। देन ग्रह, पांचवा अंग है ग्रह रोग। तो इसमें सब मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं, मानसिक विकार, मानसिक असंतुलन। और सबसे ज्यादा आजकल शारीरिक डिसीज से ज्यादा मानसिक डिसीज हम देखते हैं। तो ऑल साइकोसोमेटिक डिसीज आर कम्स अंडर द ग्रह रोगा। देन शालाक्य, इसमें आंख, कान, नाक, मुंह और सिर, इनके जो अवयव है, इनकी बीमारियों के इलाज बताए गए हैं। मैं आपको अभी बता के रखूंगा, अगर किसी को आंखों की बीमारी है तो उसके लिए अनंता नाम की और मंजिष्ठा नाम की दवाइयाँ बहुत अच्छी है, तो वो लेनी चाहिए। देन आप लोग अगर ज्यादा स्क्रीन देखते हो, मोबाइल देखते हो और आपकी आंखें कमजोर हो, तो आपको नेत्र तर्पण करना चाहिए। नेत्र तर्पण में गॉगल रहता है, उस गॉगल के अंदर मेडिसिन जो है घी वाला, वो डाला जाता है। वो 100 सेकंड तक, 100 काउंट तक रखा जाता है। और ये ट्रीटमेंट करने से हमारी जो आंखें हैं वो ड्राई नहीं होती। तो बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट है। और दूसरा ऑयल पुलिंग अब जो आया है, मतलब मुंह में ऑयल रखना और उसका गंडूश करना। तो कवल और गंडूश ये ऑलरेडी आयुर्वेद में बताया हुआ है, इसमें काढ़े से कर सकते हैं, ऑयल से कर सकते हैं, बहुत सारा है। दूसरी एक ईरी मेदादी ऑयल करके आता है, जो हमारे दांतों को मजबूत करता है। हम जो ब्रश करते हैं ना, तो ब्रश में हमारा जो हमारे दांत जो है उसके बाहर का जो एनिमल है वो निकल जाता है। तो जिस तरीके से हम अभ्यंग करते हैं, मतलब हमारे बोन स्ट्रांग हो, इसलिए हम हमारे शरीर पे ऑयल लगाते हैं, उसी तरीके से जो हमारे दांत है, दिस आर मल ऑफ अस्थि धातु। अस्थि का मल दांत होने के कारण ये जो ऑयल है, अगर हम वहां पे लगाएंगे हमारे मुंह के ऊपर, हमारे दांतों के ऊपर, तो ये हमारे दांतों का भी आयुष्य बढ़ा देगा। तो आपको डेंटिस्ट के पास बहुत ही बहुत लेट जाना पड़ेगा, और शायद आपको जाने की भी जरूरत नहीं। तो ईरी मेदादी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा इज शल्य। शल्य यानी सर्जरी। मैंने आपको बताया जो नाक की सर्जरी हुई थी, ये आयुर्वेदा में ही बताया है। सुश्रुत जो है, जो आयुर्वेद जिन्होंने लिखा हुआ है, वो जो है वो सर्जरी के जनक माने जाते हैं, द फादर ऑफ सर्जरी उनको जाना जाता है। तो उन्होंने बहुत सारी सर्जरी वहां उस वक्त में लिख रखी थी, लेकिन अभी उसमें से कुछ सर्जरी अवेलेबल है। उसमें से सबसे ज्यादा पाइल्स, फिचुला और फिशर, इसमें क्षारसूत्र नाम की ट्रीटमेंट की जाती है। आप लोग ये सब सेवाएं अगर लेना चाहते हैं, तो हमारे जो महापोद्दार, जो शासकीय महाराष्ट्र शासन का अस्पताल है, वहां पे ये सब चीजें होती है।
हमारे यहाँ काय चिकित्सा का डिपार्टमेंट है, सर्जरी का डिपार्टमेंट है, ईएनटी का डिपार्टमेंट है, बाल रोग का डिपार्टमेंट है। तो इन सभी जगहों पे कोई भी बीमारी है तो आप उसके लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज, लास्ट इज अगर तंत्र, विषों का अध्ययन। इसमें जितने भी विष है तो उस विषों के परिणाम को हटाने के लिए आयुर्वेद में क्या करना चाहिए, ये सब बताया हुआ है। तो इसमें गर्विश नाम की कंसेप्ट है। मतलब हमारे शरीर में जो भी दोष है वो अगर बहुत दिनों से एक जगह पे पड़े रहेंगे तो उनसे गर्विश निर्माण होता है। और ये गर्विश जो है ना हमारी विविध व्याधि, डिफरेंट डिसीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसी की तरह हमारे शरीर में बहुत सारे अगर हमें हिस्ट्री हो, किसी ने मतलब सांप ने काटा हुआ है, बिच्छू ने काटा हुआ है, तो उनका जो जहर है ना वो सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में रहता है। टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, उसके लिए हम लोग जो एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसके ऊपर जो उसके बाद में जो उसका मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में पड़ा हुआ रहता है, दैट इज नोन एज गर्विश। अगर ये हमारे पेट से साफ होके बाहर नहीं जाए तो ये आगे चल के हमारे शरीर में बहुत सारे डिसीज को निर्माण करता है। तो हमने हालांकि अभी सभी अंगों को यहाँ पे देख लिया है कि कौन से हमारे शरीर में है। तो जाते जाते मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा। ये सब चीजें हमने देखी है, लेकिन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है त्रय उपस्तंभ, तीन उपस्तंभ। हमने स्टूल देखा होगा जिसको तीन पहिए हैं, तो आप उसको सामने ला सकते हैं। तो अगर हमें बीमार नहीं होना है, हमें ज्यादा दिन तक अच्छे से बिना बीमारी के जीना है, तो हमें इन तीन चीजों को हमारे रूटीन में लाना है। सो दैट इज आहार, डाइट हमारा अच्छा होना चाहिए। देन निद्रा, स्लीप, स्लीप पैटर्न हमारा अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए हमें जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, ये सब चीजें जरूरी है। देन ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में मैथुन के कुछ नियम बताए हैं, उन नियमों को पालन करना, दैट इज ब्रह्मचर्य। तो ये सब चीजें हमें लेनी है। मैं डाइट, स्लीप एंड ब्रह्मचर्य, इसका डिटेल्स में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज चीज जो है, हमें पता नहीं होता कि हमें खाना खाने वक्त कुछ चीजों का पालन करना चाहिए, वो क्या है। तो एक श्लोक है आयुर्वेदा में, उसमें बताया कि उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे वीर्य विरुद्धम च इष्टे देश इष्ट सर्वकरणम नाति द्रुतम नाति विलंबितम अजल्पनम असनम तन्मना भुंजित। ऐसे बताया, मतलब क्या, हमें हमारा खाना है उष्ण होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होना चाहिए। और वन मोर इम्पोर्टेंट इज, हमने जो पहले खाना खाया हुआ है वो पचने के बाद ही अगला खाना हमें खाना चाहिए। उसके बाद में जल्दी नहीं खाना चाहिए, देर से धीरे 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 खाना नहीं खाना चाहिए। और हमें खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं है। और जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें हमारा मन जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि ये खाने के बाद में इस खाने से हमें क्या लाभ मिलने वाले। तो ये सब चीजें हमें खाते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। देन वन मोर इम्पोर्टेंट इज, हमें जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें छह के छह रस होने चाहिए। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सब जो रस है हमें इसमें होने चाहिए। ठीक है। देन हमें ये पता है कि हमारे शरीर में हमें विटामिन जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी है, प्रोटीन्स जरूरी है। लेकिन हम जब खाना खाते हैं तब हमने अगर मिल्क लिया, घी लिया, पनीर लिया, तो इन पदार्थों में क्या होता है, अलग अलग रस होते हैं, उनका अलग अलग वीर्य होता है। तो वो उसके हिसाब से काम करते हैं, ना कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, इस तरीके से। देन देर इज अ वन मोर श्लोक, उसमें दिया हुआ है कि फीचर्स ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी कब रहेगी। उसका भी एक श्लोक आया है, अनन्नाभिलाषो भुक्त से परिपाका। मतलब आपका खाना जो है वो पचने के बाद अगर आपके शरीर में सुष्ट विन्मूत्र वातत्व, मतलब आपका गैस जो है पास हो रहा है, डकार अच्छी आ रही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज खाना खाने के बाद में आपको हेवी फील नहीं होना चाहिए, गुरुत्व नहीं होना चाहिए, लघुत्व आपके शरीर में होना चाहिए। अगर आपका शरीर लघु होगा तो आपका शरीर जो है वो आपको पॉजिटिव हेल्थ देने वाला है। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है हमारा टाइम जो है अभी खत्म हुआ है। तो हम लोग थोड़ा सा, मैं जो इम्पोर्टेंट स्लाइड है वही लेना चाहूंगा, बाकी इसका आप शॉर्ट्स ले सकते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज वेगा अवरोध यहाँ पे। तो हमारे शरीर में कुछ चीजें हैं जिनका हमें अवरोध नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये आप इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।
उसमें अगर हमें गैस पास हो रहा है तो उसको कभी भी रोकना नहीं है। वॉशरूम में जाके उस जगह से उठ के जाके हमें वो गैस छोड़ देना है। उसके बाद में हमें अगर जोर से टट्टी आई है तो हमें पहले वो काम करना है। बाद में यूरिन को लगी है तो पहले वो काम करना है। हमें छींक आ रही है तो छींक हमें देनी है, रोकनी नहीं है। हमें भूख लगी है तो खाना खाना है, प्यास लगी है तो पानी पीना है। लेकिन थोड़े जो शिष्टाचार है वो भी हमें फॉलो करने चाहिए। मतलब हमारे अभी आपने, आप ऐसे बोल सकते हैं ना सीनियर्स को आपके, तो डॉक्टर काळे सर आए थे, आपने उनको बोला था, उन्होंने हमें बताया है कि आपको भूख लगी है, पानी पीना है, तो पानी पहले पीना है। आपके सर मीटिंग ले रहे हैं, सामने आपकी बात कर रहे हैं और आप उनके सामने पानी पी रहे हैं, तो दिस विल नॉट, ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आप जिस जगह पे भी है तो इस चीजों को आप प्राधान्य दे। आपको नींद आ रही है ना, तो सबसे पहले आपको सोना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको वो करनी है। और कौन सी चीजों को आपको रोकना है? लोभ, ग्रीडी, क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, जिलसी और एरोगेंस, इन चीजों को आपको जरूर रोकना चाहिए। और एक आयुर्वेद कहता है कि आपको कोई भी चीज जो है वो अति नहीं करनी चाहिए। मतलब ज्यादा टीवी देखना, ज्यादा मोबाइल देखना, गलत तरीके से चीजें का मतलब गलत तरीके से सो के टीवी देखना, गलत तरीके से पोजीशन में चीजें करना, ये सब चीजें हमें नहीं करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज जो है वो हमें डेली करनी है, डेली। ऐसा नहीं कि अभी हम बड़े हो गए तो हमें नहीं करनी है। आपको अर्ध शक्ति व्यायाम करना है। अर्ध शक्ति व्यायाम में 12 सूर्य नमस्कार आते हैं। 12 सूर्य नमस्कार आपने कर दिए, आपको हल्का सा पसीना आने लगा, आपको रोक देना है, आपको जरूरत नहीं आगे एक्सरसाइज करने की। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। देन पंचकर्म एक अलग से इसमें ब्रांच है जिसमें 5 कर्म आते हैं, उस पर हम कभी आगे बात करेंगे। देन वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट, आयुर्वेदा टॉक करके हमारा एक यूट्यूब चैनल है। वहां पे हमारे 43 से ज्यादा सेशंस है जिसमें हमने अलग अलग चीजों पे बात किए हुए। आप आयुर्वेदा टॉक ये सर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हो। देन अभी हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें मराठी एक्ट्रेस भार्गवी चिरमुली जी है, उनके साथ में गर्भ संस्कार एंड योग, जो मैंने अभी बीज संस्कार, ये सब चीजें बताई है। आप इनको देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्कैनर बनाया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद में डीडी सह्याद्री पे हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं जिसमें अलग अलग चीजों को हमने लिया है, आयुर्वेद के कंसेप्ट को समझाया हुआ है। तो वो भी आपको हेलो डॉक्टर सह्याद्री है या फिर आरोग्य संप्रदाय, उसमें मिल जाएगा, वो भी आप जरा देख लेना। देन रिमेन हेल्दी बाय बीइंग योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ, वैल्यू योरसेल्फ, फॉरगिव योरसेल्फ, ब्लेस योरसेल्फ, एक्सप्रेस योरसेल्फ, ट्रस्ट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ एंड एम्पावर योरसेल्फ। एंड थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने मुझे इतने आराम से सुना और मुझे ये आपने चांस दिया कि मैं हमारे जो ये विचार है आयुर्वेदा के बारे में, ये आप सभी सभी के सामने रख पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। अमित दानी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो विभाग प्रमुख है डॉक्टर संतोष गिरबेड सर, हमारी अधिष्ठाता है डॉक्टर संपदा संत मैडम, इन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि आप सर ये लेक्चर लीजिए, उसके लिए। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सभी श्रोते जो भी यहाँ पे उपस्थित है, और फिर से एक बार अमित दानी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। आपका जो ये लेक्चर था वो इतना इंटरेस्टिंग था कि आप देख सकते हैं कि 1 घंटा होके गया है फिर भी 120 प्लस लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि आपने कितना इंटरेस्टिंग और जो जानकारी दी है वो वेरी यूजफुल जान इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है। तो समय की पाबंदी के कारण हम, तो ये और भी बहुत लेंदी हो सकता था और भी अच्छा निकल के आ सकता था, लेकिन समय की पाबंदी के कारण थोड़ा इश्यू है। लेकिन ये मैं सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, एम्प्लॉयज को बताना चाहता हूँ कि ये हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो मैं ये सारे जो जो जिनको वो चाहिए, तो ये लिंक मैं आपको आपके मेल पे शेयर कर सकता हूँ। तो आप मुझे मेरे ऑफिशियल मेल पे डालिए कि आपको चाहिए, तो मैं आज शाम को मुझे मिल जाएगा, तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। सो फिर से एक बार धन्यवाद, थैंक डॉक्टर संतोष थैंक काले यू। जी, जो आपने इतना अच्छी तरह से हमें समझाया आयुर्वेद के बारे में। तो हम चाहते हैं कि आपका धन्यवाद करें तहे दिल से। तो सी यू अगेन। हम एक कुछ थैंक यू। और टॉपिक पे आपका फिर से एक बार हम लेक्चर करना चाहेंगे, तो जरूर आप कृपया उसका स्वीकार करो। जरूर जरूर, धन्यवाद। थैंक यू थैंक थैंक यू यू। एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।
बघितलंच नाही मी शक्यतो.